आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चूरिया में बच्चों ने दिखाया खेल कौशल, संकुल स्तरीय खेल में बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी। खेल से व्यक्तित्व विकसित होता है, संजय सिन्हा। माइनिंग विवाद पर कंपनी का दावा साफ, 30 मीटर तक ही खनन, लीज क्षेत्र में ही डंपिंग। कलेक्टर बोले संवाद से ही निकलेगा समाधान। किसान सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, छुई खदान में किसानों का हुजूम। भूपेश बघेल का सीधा संवाद, धान खरीदी अव्यवस्था पर किया हमला। नीट पीजी कोटा विवाद तेज, पीजी सीट फेरबदल पर मेडिकल छात्रों में उबाल। छात्रों का सरकार से पुनर्विचार पर आग्रह। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की 10 सूत्रीय मांगे, राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर, आंदोलन की दी चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर विकास को और सुगम बनाने के लिए राजनांदगांव के गंज चौक से कन्हारपुरी बाईपास तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य का महापौर मधुसूदन यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, लखोली क्षेत्र के पार्षद और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर ने क्षेत्रवासियों से चर्चा कर उनके सुझाव और समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि शहर के यातायात के दबाव को देखते हुए और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह सड़क निर्माण आवश्यक है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित घरों और व्यवसायों का कम से कम नुकसान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं नगर निगम आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के तहत लखोली रोड निर्माण के लिए 14 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्तावित कार्य में 2.5 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, दोनों तरफ नाली निर्माण और डिवाइडर का निर्माण शामिल है। सर्वे और मार्किंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कांग्रेस भवन परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में हजारों किसानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सम्मेलन में 1000 से अधिक किसान मौजूद रहे। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कोमल साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। किसान सम्मेलन के दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा और सरकार की नीतियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए। बघेल ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूं। छुई खदान की धरती को प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार में एक एक दाना धान खरीदा जाता था, आज हजारों किसानों के नाम काट दिए गए हैं। कार्यक्रम में धान खरीदी की अव्यवस्था, श्री सीमेंट कंपनी की जनसुनवाई रोकने और जमीन संरक्षण को मुख्य मुद्दों के रूप में जोरदार तरीके से उठाया गया, जहां किसानों ने खुले मंच से अपनी समस्याएं पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखी। वहाँ कोई प्लांट लगे, क्योंकि वो खेती की जमीन है, उपजाऊ जमीन है, 3 फसली जमीन है और उसे औने पौने दाम में बिचौलिए के माध्यम से खरीदना चाहती है प्लांट मालिक। वो इनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ न कोई जन सुनवाई हो, न यहाँ कोई प्लांट लगे। खदान की नीलामी एक प्रक्रिया है। दूसरी बात ये है कि आप प्लांट लगाना चाहते हैं, किसान नहीं चाहते तो हम उसको समर्थन कर रहे हैं ना। वो प्लांट और कहीं लगा सकते हैं, है ना। वो खदान जो है, खदान नीलामी सब जगह होती है और उसे चाहे वो गिट्टी खदान हो, मुरम खदान हो, रेत खदान हो, सबकी नीलामी होती है। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उस प्रक्रिया के तहत ठीक किया गया। लेकिन ये गांव के लोग नहीं चाहते कि हमारे गांव में प्लांट लगे। हम गांव वाले साथ हैं। चूरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत पांडे टोला में संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ एवं खोबा में समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सिन्हा ने संकुल स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के बाद संकुल स्तर पर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलता है, जो उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में सरपंच कीर्तन साहू सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, शिक्षक और ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ के छुरिया ब्लॉक स्थित लाटमेटा गांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 26 जिलों की 52 टीमों के 730 खिलाड़ी और कोच सहित कुल 850 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे, जिन्होंने खो खो खेल को बढ़ावा दिया और कहा कि गांव के हर बच्चे को खो खो खेलना चाहिए। शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक भोलाराम साहू उपस्थित रहे, जबकि सरपंच नरेश शुक्ला ने अध्यक्षता की। विधायक ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कला मंच और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं सांसद संतोष पांडे ने खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दिया और 7 लाख रुपए की लाइट व्यवस्था की घोषणा की। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में दुर्ग जिले की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में खिताब पर कब्जा लिया। बालिका वर्ग में तीसरा स्थान राजनांदगांव और चौथा स्थान भिलाई ने प्राप्त किया। श्री सीमेंट परियोजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच कंपनी और जिला प्रशासन ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। प्रेस वार्ता में कंपनी के कॉरपोरेट जोनल हेड रवि तिवारी और छत्तीसगढ़ हेड प्रमोद दुबे ने कहा कि खनन गतिविधियां पूरी तरह निर्धारित मानकों के भीतर होंगी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि परियोजना क्षेत्र में खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर रखी जाएगी और डंपिंग पूरी तरह 404 हेक्टेयर की माइनिंग लीज सीमा के भीतर ही होगी। कंपनी प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि किसानों से जमीन पारदर्शी तरीके से बाजार मूल्य पर खरीदी गई है और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेस वार्ता में मौजूद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल ने कहा कि परियोजना से क्षेत्र में विकास व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीणों के विरोध पर उन्होंने कहा कि प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है। कलेक्टर ने 2 टूक कहा, समस्या का समाधान संवाद और जनसुनवाई से ही संभव है कि जो खैरागढ़ छुई खदान में हम लोगों को सरकार के द्वारा ऑक्शन मेथड पर माइंस अलॉट हुई है। इसके लिए हम लोग जनसुनवाई कर रहे हैं। यहाँ पर खदान भी होगी और प्लांट भी सीमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जो 3.5 मिलियन टन का प्लांट होगा। इसके कारण सबसे पहला स्टेप होता है पब्लिक हियरिंग का, जो हम यहाँ कराने आए हैं। अब यहाँ पर जो ग्रामीणों का विरोध है वो हम आज तक नहीं समझ पाए कि विरोध किस बात का है। हम कौन सा यहाँ नुकसान करने आए हैं, किसी की ज़मीन लेने आए हैं कि छीनने आए हैं, क्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर 10 सीमेंट प्लांट हैं और जहाँ सीमेंट प्लांट लगे हैं वहाँ के आसपास का जो गांव है वो चमन हुआ है, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली है, वहाँ का गांव का स्तर बढ़ा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सब कुछ बढ़ता है एक इंडस्ट्री के आने से। यहाँ पर विरोध का कोई कारण तो मुझे बताए जिसका हम जवाब नहीं दे पाए। सर, जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी थी वो इस विषय में रखी थी कि हमें लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसी भ्रम की स्थिति भी है जिसके चलते कि कुछ समझ का आदान प्रदान भी कम हो रहा है। तो उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए क्या वास्तविक वस्तुस्थिति है चीज़ों की और क्या उसके बारे में प्रशासन का या जो कंपनी प्लांट लगाने वाली है उनका क्या कहना है, तो वो स्थिति को दूर करने के लिए और उस गतिरोध को दूर करने के लिए आज प्रेस वार्ता आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमने रखी थी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल मानता हूं कि आम जनता तक भी पहुंचेगी, स्पेशली उन गांव तक जो कि अभी प्रभावित की श्रेणी में आ रहे हैं। और इसके बाद भी इनके और अन्य कोई दुविधा या डाउट्स रहेंगे या कोई और मंच उनको ऐसा लगेगा जहां पे कि एक बैठक करने की संभावना है, क्योंकि सारे समाधान संवाद से ही बन सकते हैं। तो ऐसा कोई मंच उनको लगेगा जहाँ पे कि एक और संवाद करना या बैठक करनी है, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन तत्पर रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव राजनांदगांव के बख्शी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बख्शी स्कूल में तीरंदाजी और बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने प्रतियोगिताओं का निरीक्षण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनसे बातचीत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी मंत्री को अपने अनुभव एवं भविष्य की खेल योजनाओं के बारे में बताया। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जिले में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री की मौजूदगी से विद्यालय परिसर में उपस्थित शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोग बेहद उत्साहित नजर आए। आज नांदगांव बहुत लंबे समय बाद आना हुआ। ऐसे तो आना और हुआ है, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों में वैवाहिक आयोजन में आया हूँ। आज पहली बार शासकीय आयोजन में आया हूँ। एक पहले भारतीय जनता पार्टी के नए नवनियुक्त जो पदाधिकारियों की बैठक हुई, अभी आर्चरी ये कार्यक्रम में आया हूँ। और आज हम लोग डीएमएफ फंड से जो बनने वाले क्या बोलते बॉक्सिंग क्लब का हमने उद्घाटन किया और अभी यहाँ से जिला पंचायत सभागार जाएंगे, जहाँ शिक्षा विभाग के सारे कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा नीट पीजी सीटों के फेरबदल के तहत स्थानीय विद्यार्थियों को मिलने वाला 50% कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद से प्रदेश भर के मेडिकल छात्रों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस विषय में मुख्यमंत्री के राजनांदगांव आगमन पर शासकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध दर्ज कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि पीजी में स्थानीय छात्रों के लिए पूर्व में लागू 50% आरक्षण को यथावत रखा जाए, क्योंकि यह व्यवस्था प्रदेश के मेडिकल विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। छात्रों ने बताया कि कोटा समाप्त होने से स्थानीय छात्रों की प्रतिस्पर्धा और अधिक कठिन हो जाएगी और वे बाहर के राज्यों से आने वाले छात्रों के मुकाबले पिछड़ सकते हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार को निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में पहले जो पीजी की मेडिकल सीट 50% थी, अब उसको बढ़ा के बाहर वालों के लिए 75% कर दिया है तथा लोकल लोगों के लिए उसको घटा दिया है और वो अब 25% ही बचा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा समस्या होगी और जो स्थानीय लोग अच्छे से जिस भाषा में बात कर सकते हैं, एक समस्या को समझ सकते हैं, अब वो मरीज को उतने अच्छे से कोई बाहर का अगर व्यक्ति यहाँ आके पीजी करता है तो उसको उन बीमारियों का इलाज करने में भी दिक्कत होगी और वो उतना अच्छे से मरीज को समझ भी नहीं पाएगा। अभी जैसा कि हमारे साथी ने बताया, इस मामले का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और इस पर आपत्ति दर्ज करता हूँ। अभी इससे हमारे बहुत समस्या होगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी और हमारे स्थानीय डॉक्टरों को भी यहाँ पे मतलब इस संबंधित बहुत समस्या होगी। जैसे कि यहाँ के जो अभी डॉक्टर होंगे यहाँ सेवा देंगे तो वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। हमने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जो कि यहाँ पर नीट पीजी की काउंसलिंग में फेरबदल किया गया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में राज्य काउंसलिंग के अंदर पहले 50% कोटा हुआ करता था, जो कि घटाकर अभी 25% कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। कब से आदेश लागू हुआ और इससे आप लोग को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये आदेश अभी दिसंबर से चालू हुआ है। पहले नवंबर तक 50% ही कोटा हुआ करता था, अभी फिलहाल में काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। उसके अंतर्गत जो 50% कोटा था उसको घटाकर 25% कोटा कर दिया गया है और 25% कोटा को ओपन कोटा में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे नुकसान कहीं ना कहीं हमें भी है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोकल आम जन को भी है। जैसे कि देखा जाता है तो यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ से पीजी करेंगे वो यहाँ लोकल लोगों को सर्विस देंगे, वैसे ही जो बाहर के लोग आएंगे बाहर की सीटों पे वो अपना पीजी करेंगे और बाहर चले जाएंगे। उससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उनकी सर्विस या मिलने में थोड़ी परेशानी होगी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही करते हैं कि जो पहले यथावत था उसी को आगे किया जाए। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने पर हैं। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर परिसर में के सामने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है।
आंगनबाड़ी सहायिकाओं का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और धरना दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सहायिकाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे भविष्य में और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। उन्होंने सरकार से तुरंत उनकी मांगें पूरी करने की अपील की है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रही हैं, पर राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब न मिलने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी और असंतोष है। हम लोग 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कल हम लोग रैली भी निकालेंगे, कलेक्ट्रेट से यहाँ से निकलेगी रैली। हम लोग अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के सामने हर साल हड़ताल करते हैं, लेकिन सरकार हमारा 2018 से केंद्र सरकार हमारी कोई मांगे पूरा नहीं कर रही है। राज्य सरकार तो थोड़ा ध्यान दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही है। हम केंद्र सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा हमारा फोकस उन्हीं के ऊपर है। हम हड़ताल उन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। हम लोगों का न्यूनतम वेतन 26,000 मिलना चाहिए। हमें मजदूर का दर्जा भी नहीं मिलता है। कम से कम जो श्रम संहिता लागू की है उन श्रम संहिता को हटा दिया जाए। हम मांग में रखे हैं हमारी ग्रेजुएटी पेंशन की योजना है। मितानिन दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत गर्रापार में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मितानिन दीदी, एएनएम और सीएचओ को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान के लिए साड़ी और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य कर्मियों के निरंतर प्रयासों और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में उनके अमूल्य योगदान की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरपंच अजय साहू, उप सरपंच नीलम कोर्रम, पंच कविता सिन्हा, रैनबाई मंडावी और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मितानिन, एएनएम और सीएचओ ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत कड़ी हैं, जो घर घर स्वास्थ्य जागरूकता और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा भावना के कारण ही गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारू संचालन संभव हो पाया है। ग्राम पंचायत गर्रापार की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई और उनके प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाया गया। आंध्र प्रदेश के नंदायल में आयोजित तीसरी ऑल इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025-26 में छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। देश के 14 राज्यों की 36 टीमों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की 4 टीमों और 48 खिलाड़ियों ने खेल का जौहर दिखाया। राज्य के 6 जिलों से चयनित खिलाड़ियों ने फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपना हुनर दिखाया। आपको बता दें कि फुटबॉल और बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के साथ खो-खो और कबड्डी में प्रदेश के खिलाड़ियों ने द्वितीय स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के उपरांत रायपुर लौटने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी खिलाड़ियों का अपने निज निवास में सम्मान किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। समारोह का संचालन राजनांदगांव भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने किया। यह बेहद गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी न केवल राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनका यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से न केवल राज्य का नाम रोशन होता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई जा सकती है। ये सितारे भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। राजनांदगांव जिले में राज्य में सबसे अधिक रकबा समर्पण का काम किया गया है। जिले के 5,781 किसानों ने 481.87 हेक्टेयर जमीन समर्पित की है। किसानों द्वारा रकबा समर्पण करने से कोचियों और बिचौलियों पर रोक लगेगी और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सुचारू रूप से होगी। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में 1,31,437 किसानों ने 1,49,402 हेक्टेयर भूमि का पंजीकरण कराया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि 15 नवंबर से शुरू हुई खरीदी केंद्रों में अब तक किसान 1,10,000 क्विंटल से अधिक धान बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि रकबा समर्पण से अवैध धान रखने वाले कोचियों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। दरअसल जिले में अवैध धान रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 152 प्रकरणों में 18,983 क्विंटल अवैध धान जब्त की जा चुकी है। इसके साथ ही कोचियों के 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने अवैध धान बेचने में संलिप्त कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे रकबा समर्पण और समर्थन मूल्य पर धान बिक्री में सहयोग जारी रखें ताकि अवैध धान के कारोबार पर पूरी तरह रोक लग सके। देखिए साहब, धान खरीदी हमारे जिले में पिछले 15 तारीख से चल रही है। इस संबंध में किसानों द्वारा 1,10,000 क्विंटल से ज़्यादा धान बेचा जा चुका है और इसके संबंध में जो कोचियों पे कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें हमने किसानों से आह्वान किया कि कोचियों की अगर कमर तोड़नी है तो किसान भाइयों के बिना संभव नहीं है। तो किसान जिनके खेत में जितना धान बुआ है उससे बचे हुए क्षेत्र को अगर वो रकबा समर्पण कर देते हैं तो जो दूसरे कोचिए हैं उनको अपना धान खपाने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमने जो पिछले कुछ दिनों में जो कार्रवाइयाँ की और जो पाया उसमें यही पाया कि जिन कोचियों के पास अवैध धान है उनके पास खेत नहीं है या वो इस फिराक में है कि दूसरों के खेत के रकबे में हम अपनी धान को यूज कर लेंगे। तो इस संबंध में किसानों के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।